शिक्षार्थियों को एक साथ सिखाने में समर्थ बनाने के लिए शिक्षा की भूमिका, सामूहिक जीवन का लाभ, शांतिपूर्ण और उचित प्रकार से वार्ता एवं आपसी समझौते के माध्यम से तनाव के समाधान हेतु शैक्षिक आगत। रोल ऑफ एजुकेशन इन एनेबलिंग द लर्नर्स टू लर्न टू लिव टुगेदर, बेनिफिट्स ऑफ कलेक्टिव लिविंग, एजुकेशनल इनपुट्स फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ टेंशंस peaceful and justly through negotiation and mutual agreement। शिक्षार्थी को एक साथ जीना सिखाने में समर्थ बनाने के लिए शिक्षा की भूमिका, सामूहिक जीवन का लाभ, शांतिपूर्ण और उचित प्रकार से वार्ता एवं आपसी समझौते के माध्यम से तनाव के समाधान हेतु शैक्षिक आगत। इसके अंतर्गत प्रस्तावना, उद्देश्य, अधिगम के 4 स्तंभ क्या हैं? बच्चों को एक साथ जीना सिखाने में शिक्षा की भूमिका, सामूहिक जीवन, शांतिपूर्ण और उचित प्रकार से वार्ता एवं आपसी समझौते के माध्यम से तनाव के समाधान हेतु शैक्षिक आगत। सारांश, शब्दावली, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर, निबंधनात्मक प्रश्न। तो शिक्षार्थियों को एक साथ जीना सिखाने में समर्थ बनाने के लिए शिक्षा की भूमिका। आप लोग शिक्षा की परिभाषा एवं इसके उद्देश्यों को पिछले अध्यायों में पढ़ चुके होंगे। शिक्षा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दी है, परंतु सबका सार देखा जाए तो यही निकलता है कि शिक्षा से तात्पर्य केवल विद्यालयी पढ़ाई लिखाई से नहीं है, अपितु यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएं एवं शिक्षा का उद्देश्य सभी शिक्षा शास्त्रियों ने एक ही समय में दिया हो। समय के साथ साथ समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए इसके उद्देश्यों में परिवर्तन होता रहा है। वर्तमान समय में हम सभी के लिए गुणात्मक शिक्षा की बात कर रहे हैं, अतः शिक्षा के उद्देश्य भी उसके अनुसार परिवर्तित हुए हैं। इस सूचना प्रवाह के युग में शिक्षा का उद्देश्य एक तरफ यह हो गया है कि ज्ञान के विशाल भंडार को कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाए, तो वही दूसरी तरफ यह है कि यह ज्ञान केवल सूचना के भंडार के रूप में ही सीमित ना रहे, बल्कि बच्चे इसका अपने जीवन में कैसे प्रयोग कर सके इसका भी समझ हो। शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन के साथ यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाए, ताकि बच्चे को जो पढ़ाया जाए वह उसके वर्तमान एवं भविष्य के लिए व्यक्तिगत एवं समाज के सदस्य के रूप में भी उपयोगी हो। समाज के बदलते संदर्भ में शिक्षा की यह भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि बच्चा केवल विद्यालय में ही सफल ना हो, बल्कि समाज में एक उत्तरदायी नागरिक, एक अच्छे कार्यकर्ता, समुदाय में सक्रिय सदस्य के विभिन्न रूपों में सफल हो सके। इस इकाई में हम चर्चा करेंगे कि बच्चे को इस समाज में सभी के साथ रहना सिखाने के साथ साथ किसी भी तनाव को शांतिपूर्ण ढंग एवं उचित प्रकार से हल करने में शिक्षा कैसे मदद करती है। उद्देश्य, इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप अधिगम के 4 स्तंभों की व्याख्या कर सकेंगे, बच्चों को एक साथ जीना सिखाने में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे, सामूहिक जीवन का अर्थ बता सकेंगे, वर्तमान समय में एक साथ रहने के फायदे गिना सकेंगे, शांति के लिए शिक्षा को परिभाषित कर सकेंगे और किसी तनाव के शांतिपूर्ण निवारण में शिक्षा के योगदान की चर्चा कर सकेंगे। तो सबसे पहले अधिगम के 4 स्तंभ 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग क्या है इसके बारे में। बदलते समाज एवं भविष्य में शिक्षा के समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं उसके लिए सुझाव देने के लिए यूनेस्को ने वर्ष 1993 में 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन जैक डेलोर्स की अध्यक्षता में किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विदिन नाम से यूनेस्को को 11 अप्रैल 1996 को सौंपा था। तो यूनेस्को ने जो है वर्ष 1993 में 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। यह गठन जो है जैक डेलोर्स की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लर्निंग द ट्रेजर विदिन नाम से यूनेस्को को 11 अप्रैल 1996 को सौंपा था।
जैक डेलोर्स कहते हैं कि शिक्षा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक विकास के हृदय में होती है। शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि सभी अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप से अपनी सृजनात्मक क्षमता के साथ विकसित करने के साथ साथ अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों तथा अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को भी समझ सके। डेलोर्स रिपोर्ट 1996 पेज 17 इस रिपोर्ट की मुख्य देन है। अधिगम के 4 स्तंभ अर्थात शिक्षा रूपी विशाल भवन के निर्माण हेतु 4 मजबूत स्तंभों की आवश्यकता होती है, जिनको अधिगम के 4 स्तंभ कहते हैं। अधिगम के ये 4 स्तंभ है: जानने के लिए अधिगम, लर्निंग टू नो, काम करने के लिए अधिगम, लर्निंग टू डू, एक साथ जीने के लिए अधिगम, लर्निंग टू लिव टुगेदर, तथा होने के लिए अधिगम, लर्निंग टू बी। इनको शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी। अब हम अधिगम के इन 4 स्तंभों की चर्चा संक्षेप में करेंगे। तो सबसे पहले जानने के लिए अधिगम, लर्निंग टू नो क्या है? जानने के लिए अधिगम को हम दूसरे शब्दों में ज्ञान योग भी कह सकते हैं, जिसका तात्पर्य है कि अच्छे विचार एवं ज्ञान जहाँ से भी मिले ग्रहण करना चाहिए। जानने के लिए अधिगम यह भी कहता है कि अधिगम केवल एक निश्चित अवधि में ही नहीं समाप्त हो जाती, यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात ऐसा नहीं है कि अपने विद्यालय एवं विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपका अधिगम समाप्त हो गया। अधिगम आपके पूरे जीवन भर चलता रहता है, चाहे आप कहीं नौकरी करते हों अथवा अपना स्वयं का कोई कार्य करते हैं। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता कि हमने क्या सीखा, ज़्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि हम में सीखने की क्षमता विकसित हुई कि नहीं। क्योंकि जो हम सीखते हैं हो सकता है कि कुछ दिनों बाद हम भूल जाएं, परंतु अगर हम में सीखने की क्षमता है तो हम दोबारा से सीख सकते हैं। जानने के लिए अधिगम में ज्ञान और कौशल, साक्षरता, गणना एवं गहन सोच का विकास भी सम्मिलित है, जो कि समाज में कार्य करने हेतु आवश्यक है। व्यक्ति को अपने समाज एवं आसपास के वातावरण को समझने के लिए भी ज्ञान आवश्यक होता है। व्यक्ति में जब ज्ञान की वृद्धि होती है तो उसमें परिवर्तन होने लगता है। वह सशक्त, ऊर्जावान, संस्कारी एवं सुलझा हुआ व्यक्तित्व वाला हो जाता है। उसके बाद है करने के लिए अधिगम, लर्निंग टू डू। करने के लिए अधिगम को हम दूसरे शब्दों में कर्म योग भी कह सकते हैं, जिसका तात्पर्य है शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो हमको इस योग्य बना सके ताकि हम अपने जीवन में कुछ कार्य कर सकें। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर व्यक्ति कुछ सीखता है तो वह उसका प्रयोग भी कर सके, ना कि उस ज्ञान को केवल सूचना के रूप में अपने दिमाग में रखे। अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति को इस योग्य बना सके कि वह प्राप्त ज्ञान का भविष्य में प्रयोग कर सके। अतः जानने के लिए अधिगम एवं करने के लिए अधिगम में एक संयोजन होगा, तभी शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति को यह पता है कि कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके द्वारा क्या क्या किया जा सकता है, परंतु अगर उस व्यक्ति को व्यवहारिक रूप में कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं तो उसके ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। अधिगम ऐसा होना चाहिए जिसको प्रमाणित कौशल से व्यक्तिगत क्षमता में आहरित किया जा सके। तो करने के लिए अधिगम, लर्निंग टू डू को हम लोग कर्म योग कहते हैं, और जो है जानने के लिए अधिगम, लर्निंग टू नो को ज्ञान योग भी कहते हैं। उसके बाद एक साथ जीने के लिए अधिगम, लर्निंग टू लिव टुगेदर। जो बात हमारे यहाँ वर्षों से कही जा रही है कि वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी दुनिया एक ही परिवार है, वही बात आज के वर्तमान समय में विश्व के सभी लोग कर रहे हैं। अतः इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को ये सिखा सके कि कैसे विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ, जिनका रंग, रूप, रहन सहन, खान पान अलग अलग हो, के साथ मित्रता पूर्वक रहा जा सके। यही एक साथ जीने के लिए अधिगम है। डेलर्स रिपोर्ट के एकमात्र भारतीय सदस्य डॉक्टर कर्ण सिंह ने 28 अगस्त 2004 को श्री रामाभाई पटेल के तृतीय यादगार व्याख्यान में कहा था कि एक साथ जीने के लिए अधिगम शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है।
जो इस विश्व में रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस व्याख्यान में वे कहते हैं कि इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों में मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए। वे 5 प्रकार के मूल्यों की बात करते हैं जो एक साथ जीने के लिए अधिगम हेतु आवश्यक है। पहला है परिवार का मूल्य। यदि बच्चे को परिवार में मूल्य नहीं बताया जाए तो इससे यह उपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह मूल्यों को बाहर से सीखे, जैसे बड़ों का सम्मान करना, दया करना इत्यादि। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को चाहिए कि परिवार में पति पत्नी को समान अधिकार एवं सम्मान दे तथा समय के साथ साथ अपने विचारों में भी परिवर्तन लाए। दूसरा है सामाजिक मूल्य, जैसे समय, सफाई, ग्रुप कार्य इत्यादि। बच्चों को समय का महत्व बताना चाहिए। उदाहरण के तौर पर विद्यालय में 3:15 अपराह्न से विज्ञान विषय पढ़ाना है तो शिक्षक को निश्चित रूप से कक्षा में अपराह्न 3:15 पर पहुंचाना चाहिए ताकि बच्चे में समय का मूल्य पता चल सके। वही उन्हें बताना चाहिए कि अपने आसपास सफाई रखें एवं कूड़े को निश्चित स्थान पर ही फेंकें। बच्चों को भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों को भी बताना एवं समझाना चाहिए। तीसरा है आपसी मूल्य, इंटरफेथ वैल्यू, अर्थात सर्वधर्म समभाव। बच्चों को शुरू से ही बताना चाहिए कि इस संसार में विभिन्न प्रकार के धर्म के मानने वाले लोग हैं जिनका विचार अलग अलग हो सकता है। सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। चौथा मूल्य है वातावरणीय मूल्य। बच्चों को पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की उपयोगिता बतानी चाहिए। उन्हें बाग बगीचों, चिड़ियाघर घुमाना चाहिए तथा उन्हें समझाना चाहिए कि इनके ना होने से हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, जो हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। तो बच्चों को शुरू से ही वातावरण की शिक्षा देनी चाहिए एवं प्रकृति से लगाव रखना चाहिए। अंतिम एवं 5वां मूल्य है वैश्विक समाज का मूल्य। बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत एक अलग देश तो है परंतु यह वैश्विक समाज का एक भाग है। पूरा विश्व एक इकाई के रूप में है, इसको अलग अलग नहीं बांट सकते। यूरोप के विभिन्न देश आपस में वर्षों तक लड़ते रहे परंतु अब पूरा यूरोपियन संघ बन गया, सभी की मुद्रा एक हो गई है। यह वैश्विक समाज का एक उदाहरण है। चौथा जो महत्वपूर्ण था वो होने के लिए अधिगम, लर्निंग टू बी। होने के लिए अधिगम से तात्पर्य अपनी आंतरिक प्रतिभा को पहचानना तथा उस प्रतिभा को विकसित करना। होने के लिए अधिगम व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के व्यक्तिगत विकास पर बल देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ क्षमता होती है, जरूर होता है कि उस क्षमता को पहचानना एवं उसको विकसित करना। वर्तमान समय में यह जरूरी हो गया है कि विद्यालय में पढ़ाई लिखाई के साथ खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो ताकि बच्चे में जो भी प्रतिभा हो उभर कर सामने आए। शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए, जिसके लिए आवश्यक है कि उसके बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक एवं सृजनात्मक विकास भी किया जाए ताकि जिसमें भी उसकी प्रतिभा छुपी हो वह निकल कर बाहर आए। शिक्षा के ये 4 आधारभूत स्तंभ हैं जिस पर शिक्षा रूपी भवन का निर्माण होना है। इनमें से अगर एक भी ना हो तो शिक्षा रूपी भवन नहीं बन सकती है। अतः यह आवश्यक है कि बच्चों को शिक्षा देते समय हम ध्यान रखें कि उनमें उपर्युक्त चारों स्तंभों का साथ साथ निर्माण होता रहे, तभी वह अपने एवं समाज हेतु फलदायी हो सकता है। अगले खंड में हम चर्चा करेंगे कि बच्चों को एक साथ जीना सिखाने में शिक्षा की क्या भूमिका है। अभ्यास प्रश्न। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1993 में गठित 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे डेलर्स। इनके अध्यक्ष थे जैक डेलॉर्स साहब। अधिगम के 4 स्तंभों की बात किस रिपोर्ट में की गई? अंतर्राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट में की गई है, जो यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय
लर्निंग द ट्रेजर विदिन लर्निंग द ट्रेजर विदिन नाम से यूनेस्को को 11 अप्रैल 1996 को सौंपा गया। तो इस रिपोर्ट का नाम है लर्निंग द ट्रेजर विदिन। जानने के लिए अधिगम को ज्ञान योग भी कहते हैं। सत्य या असत्य, जानने के लिए अधिगम को ज्ञान योग कहते हैं, ये सत्य है। और करने के लिए अधिगम को कर्म योग कहते हैं। बच्चों को एक साथ जीना सिखाने में शिक्षा की भूमिका। रोल ऑफ एजुकेशन इन एनेबलिंग द लर्नर्स टू लर्न टू लिव टुगेदर। बच्चों को एक साथ जीना सिखाने में शिक्षा की भूमिका। रोल ऑफ एजुकेशन इन एनेबलिंग द लर्नर्स टू लर्न टू लिव टुगेदर। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि एक साथ जीने के लिए अधिगम से तात्पर्य कि अधिगम ऐसी हो जो बच्चों को एक समाज में एक साथ भाईचारे के साथ रहना सिखा सके। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाए जो उनको विभिन्न प्रकार के लोगों, जिनका खान पान, रहन सहन, पहनावा इत्यादि अलग अलग हो, के साथ भाईचारे पूर्वक रहा जा सके। जॉन डेवी कहते हैं कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, अर्थात समाज में जितने भी प्रकार के लोग रहते हैं वह विद्यालय में ही पाए जाते हैं। अतः यदि बच्चा बचपन से ही अपने सहपाठियों के साथ अच्छी प्रकार से रहने लगे तो वह बड़ा होकर अपने समाज में भी अच्छी प्रकार से रहने लगेगा। बच्चों को एक साथ जीना सिखाने में शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा ही वह यंत्र है जिसके माध्यम से हम बच्चों के व्यक्तिगत व्यवहार, मनोवृत्ति एवं मूल्यों में ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जिससे वह अपने विविधताओं से पूर्ण समाज में शांतिपूर्ण रह सके। इस हेतु शिक्षा की कुछ प्रमुख भूमिका निम्नलिखित हैं। बच्चों को बचपन से ही कहानी, कविता इत्यादि के माध्यम से मूल्यों की शिक्षा दी जाए। सहयोग की भावना विकसित किया जाए, अहिंसा की भावना विकसित किया जाए, मानव विभिन्नताओं को समझना एवं उसको स्वीकार करना सिखाया जाए, अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों की स्वतंत्रता को भी समझा जाए, सभी धर्मों का सम्मान करने की शिक्षा दी जाए, निस्वार्थ रवैया विकसित किया जाए, मानवाधिकार की शिक्षा दिया जाए, किसी भी विवाद को शांतिपूर्वक निपटाने हेतु शिक्षा दिया जाए, नागरिक कर्तव्यों को बताया जाए, नैतिकता की शिक्षा दिया जाए। अगर बच्चे को इस तरह से शिक्षा दी जाए कि उसमें मूल्य, अहिंसा, सहयोग इत्यादि के गुण बचपन से समाहित हो जाए तो वह बच्चा बड़ा होकर समाज में सबके साथ मिलजुल कर शांतिपूर्वक रह सकता है। अतः समाज में लोगों को सद्भावना पूर्वक एक साथ जीवन जीने में समर्थ बनाने हेतु शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। सत्य है या असत्य? सत्य है। एक साथ जीना सिखाने में शिक्षा की कोई भूमिका नहीं होती। एक साथ जीना सिखाने में शिक्षा की भूमिका होती है, यह असत्य है। बच्चों को मूल्यों की शिक्षा केवल किताब से ही दिया जा सकता है, ये असत्य है। तो 4 का हो जाएगा सत्य, 5 का असत्य, 6 का असत्य। सामूहिक जीवन, कलेक्टिव लिविंग। पिछले खंड में हमने पढ़ा कि बच्चों को इस विभिन्नता वाले समाज में एक साथ जीवन जीने को सिखाने में शिक्षा कैसे अपना योगदान देती है। इस खंड में हम चर्चा करेंगे कि एक साथ जीवन व्यतीत करने अथवा सामूहिक जीवन से क्या तात्पर्य है, यथा ऐसे जीवन जीने से क्या लाभ है। सामूहिक जीवन से तात्पर्य, मीनिंग ऑफ कलेक्टिव लिविंग। फ्रेंच समाजशास्त्री एमिल दुर्खिम कहते हैं कि आदिकाल से ही मानव 2 प्रकार का जीवन व्यतीत करता रहा है। पहला व्यक्तिगत तथा एकांत जीवन एवं दूसरा सामूहिक जीवन। व्यक्तिगत जीवन में न कोई आमोद प्रमोद था और न किसी प्रकार का आकर्षण ही था, परंतु सामाजिक जीवन उत्साह, आमोद प्रमोद और आकर्षण से परिपूर्ण था। जब कभी एक ही कुल और परिवार समूह के लोग एकत्र होते थे तो वे बड़े ही सुख का अनुभव करते थे। यह सुख सामूहिक जीवन का परिणाम था, जिसके कारण मनुष्य के एकांत जीवन की नीरसता मिट जाती थी। व्यक्ति समूह अर्थात समाज में रहकर अपने साथियों के साथ जीवन यापन करता है। इसी कारण व्यक्ति को सामाजिक प्राणी भी कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर समूह का निर्माण करते हैं। समूह की प्राथमिक इकाई परिवार होता है, जिसका निर्माण माता पिता एवं बच्चों से होता है।
समान विचार एवं समान पूर्वजों वाले परिवार से मिलकर कुल या गोत्र का निर्माण होता है। व्यक्ति अपना सामूहिक जीवन इसी में व्यतीत करता है। समूह में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास करता है। समूह में रहकर ही व्यक्ति समूह के प्रति अपने कर्तव्यों को समझता है। समाज में कई समूह होने के कारण व्यक्ति कई समूहों का सदस्य भी होता है। समाज में पाए जाने वाले विभिन्न समूहों में से कुछ समूह रक्त से संबंधित होते हैं तो कुछ व्यापार, व्यवसाय या अन्य उद्देश्यों के आधार पर बन जाते हैं। इन समूहों का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर तथा व्यक्ति के व्यवहार का प्रभाव इन समूहों पर पड़ता है। विद्यालय भी एक समूह है जहाँ पर छात्र सामूहिक जीवन के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। वहाँ का सामाजिक वातावरण छात्रों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। सामूहिक जीवन से क्या लाभ हैं? बेनिफिट्स ऑफ कलेक्टिव लिविंग। सामूहिक जीवन व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के साथ साथ समाज की उन्नति हेतु बहुत लाभदायक होता है। कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। जैसे सामूहिक जीवन से बालक में एकांत की निरस्ता नहीं रहती है। सामूहिक जीवन से बालक में सहयोग की भावना विकसित होती है। सामूहिक जीवन से बालकों में भाईचारे की भावना का विकास होता है। सामूहिक जीवन में ही बालक अनुकरण करना सीखता है। सामूहिक जीवन से बालक को भविष्य में आगे बढ़ने की प्रतिद्वंद्विता की भावना विकसित होती है। सामूहिक जीवन में ही रहकर बालक प्रेम करना एवं दया करना भी सीखता है। सामूहिक जीवन से ही बालक नैतिकता का पाठ सीखता है। सामूहिक जीवन में ही रहकर बालक परिवार की संस्कृति एवं मूल्यों को समझ सकता है। सामूहिक जीवन से बालक में साझा करने की आदत विकसित होती है। सामूहिक जीवन से बालक में धैर्य क्षमता विकसित होती है। सामूहिक जीवन में बालक ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। सामूहिक जीवन में रहकर बालक सामाजिक कौशल जैसे बड़ों एवं छोटों से वार्तालाप करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, सबके साथ मिलजुल कर खेलना इत्यादि आसानी से सीख जाता है। सामूहिक जीवन में रहकर बालक उत्तरदायित्वों को समझ जाता है। सामूहिक जीवन से बालक में अनुशासन की भावना विकसित होती है। सामूहिक जीवन में बालक खाली समय का सदुपयोग अन्य सदस्यों के साथ खेल कूद कर अच्छी प्रकार से कर लेता है। सामूहिक जीवन से बालक कर्तव्यों को सीखता है। वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग एकल परिवार में रहते हैं, जिनमें से कुछ लोग अपनी इच्छा से रहते हैं तो कुछ लोग रोजी रोटी हेतु मजबूरी बस रहते हैं। एकल परिवार में रहने पर ज़्यादातर माता पिता समय की कमी के चलते बालक को अपने मूल्य, संस्कार, संस्कृति का ज्ञान नहीं करा पाते हैं। अतः विद्यालय के आधुनिक पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा को सम्मिलित करके बच्चों को उनके मूल्य, संस्कार, अनुशासन इत्यादि सिखाया जा रहा है। जो संयुक्त परिवार में रहने वाला बालक इसको बिना विषय के रूप में पढ़े ही अपने रोज़मर्रा के जीवन को देखते एवं उसका अनुपालन करते हुए आसानी के साथ सीख जाता था। अतः उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक के सर्वांगीण विकास हेतु सामूहिक जीवन में रहना भी आवश्यक है। अभ्यास प्रश्न। एमिल दुर्खिम के अनुसार आदिकाल से ही मानव दो प्रकार का जीवन व्यतीत करता रहा है। पहला व्यक्तिगत तथा एकांत जीवन एवं दूसरा सामूहिक जीवन। ये सत्य है। एमिल दुर्खिम साहब के अनुसार ही कहा गया है कि जो फ्रेंच समाजशास्त्री थे, इन्होंने कहा कि आदिकाल से ही मानव दो प्रकार का जीवन व्यतीत करता रहा है, पहला व्यक्तिगत तथा दूसरा सामूहिक जीवन। तो ये सही है। दूसरा है समूह की प्राथमिक इकाई समाज होता है। समूह की प्राथमिक इकाई परिवार होता है। समूह की प्राथमिक इकाई परिवार होता है जिसका निर्माण माता पिता एवं बच्चों से होता है। तो यह असत्य हो जाएगा, समाज नहीं परिवार होगा। तो 7 का सत्य और 8 का असत्य। शांतिपूर्ण और उचित प्रकार से वार्ता एवं आपसी समझौते के माध्यम से तनाव के समाधान हेतु शैक्षिक आगत। जैसा कि हम ऊपर के खंडों में पढ़ चुके हैं कि डेलॉस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिक्षा का यह एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बालक यह सीख सके कि समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ मिलकर कैसे सामूहिक जीवन व्यतीत किया जाए।
तो हम लोग पढ़ेंगे शांतिपूर्ण और उचित प्रकार से वार्ता एवं आपसी समझौते के माध्यम से तनाव के समाधान हेतु शैक्षिक आगत एजुकेशनल इनपुट्स फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ टेंशंस पीसफुली एंड जस्टली थ्रू निगोशिएशन एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट। जैसा कि हम ऊपर के खंडों में पढ़ चुके हैं, डेलर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिक्षा का यह एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बालक यह सीख सके कि इस समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ मिलकर कैसे सामूहिक जीवन व्यतीत किया जाए। चूँकि समाज में विभिन्न विचारों, धर्मों, मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं, अतः सामूहिक जीवन एवं समाज में एक साथ जीवन व्यतीत करने में कुछ न कुछ तनाव जरूर होता है। अतः बालक को विद्यालय से ही शिक्षा के माध्यम से यह सिखाना चाहिए कि किसी भी तनाव को कैसे शांतिपूर्ण एवं आपसी समझौते के माध्यम से समाधान किया जाए। परंतु यह कार्य एक दिन या एक महीने या एक वर्ष में नहीं पूरा हो सकता। यह वर्षों चलने वाली प्रक्रिया है तथा बालकों में यह परिवर्तन धीरे धीरे ही आएगा। इस खंड में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी तनाव के शांतिपूर्ण निवारण हेतु शैक्षिक आगत क्या है। एक साथ जीना सीखना एक बृहद क्षेत्र है। इसको सिखाने के लिए शिक्षा को कई छोटे छोटे विभिन्न बातों को सिखाना पड़ता है, जैसे मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन, जीवन कौशल शिक्षा, लाइफ स्किल्स एजुकेशन, शांति के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर पीस, मानवाधिकार शिक्षा, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, नागरिक शिक्षा, सिविक एजुकेशन। ऐसे अनेक छोटे छोटे बातों के माध्यम से हम बालक को एक साथ जीना सिखाते हैं। यूनेस्को ने 1974 की रिपोर्ट के अनुसार अहिंसा, आपसी समझौते एवं दूसरे व्यक्तियों के सम्मान हेतु बालक को शांति एवं मानवाधिकार की शिक्षा देना आवश्यक है। ऐसा कहा, शांति शिक्षा समाज एवं व्यक्ति को परिवर्तित करने के लिए होती है ताकि वे किसी भी तनाव का निवारण शांतिपूर्ण ढंग से कर सके। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि शांति के लिए शिक्षा क्या है। शांति के लिए शिक्षा से तात्पर्य, मीनिंग ऑफ एजुकेशन फॉर पीस। महात्मा गांधी का कहना है कि अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत बच्चों से ही करनी होगी। वही मारिया मॉन्टेसरी कहती है कि सारी शिक्षा शांति के लिए ही है। इन दो शिक्षा शास्त्रियों के कथन से यह पता चलता है कि शांति के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। यूनिसेफ 1999 के अनुसार शांति शिक्षा से तात्पर्य बच्चों, युवाओं एवं वयस्कों में आवश्यक व्यवहार परिवर्तन हेतु ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति एवं मूल्यों को विकसित करने की प्रक्रिया से है ताकि वे व्यक्तिगत, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव एवं हिंसा को रोक सकें, तनाव का निवारण शांतिपूर्ण कर सके तथा शांति हेतु सहायक स्थिति बना सके। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 2010 में शांति के लिए शिक्षा राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र में शांति के लिए शिक्षा के मुख्य कार्यक्षेत्र बताए हैं, जो है शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में शांति के प्रति झुकाव पैदा करना, विद्यार्थियों के भीतर उन सामाजिक कौशलों और अभिरुचियों का पोषण जो दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीने के लिए जरूरी है, संविधान में सुविचारित सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देना, धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को प्रचारित करने की जरूरत और कर्तव्य, लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रेरित करने वाले उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के प्रयास और जीवन शैली संबंधी एक आंदोलन के रूप में शांति के लिए शिक्षा। शांति के लिए शिक्षा में मूल्य शिक्षा भी समाहित है, लेकिन दोनों एक ही नहीं है। शांति मूल्यों की संगति के लिए प्रासंगिक तौर पर उपयुक्त और लाभदायक शिक्षा शास्त्रीय बिंदु है। शांति मूल्यों के उद्देश्यों को ठोस रूप देती है। शांति के लिए शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को कक्षा की सीमा से मुक्त करने और उसे खोज के आनंद से अनुप्राणित जागरूकता की उत्सव में बदलने की मांग करती है। शांति शिक्षा जीवन जीने के आनंद को मूर्त रूप प्रदान करना चाहती है। इसका मानना है कि सीखना आनंददायक अनुभव होना चाहिए। अभ्यास प्रश्न, सारी शिक्षा शांति के लिए है, यह कथन किसका है?
यह कथन मारिया मोंटेसरी की है, जिन्होंने कहा है कि सारी शिक्षा शांति के लिए ही है। उसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने किस वर्ष में शांति के लिए शिक्षा राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र प्रकाशित किया था? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 2010 में शांति के लिए शिक्षा राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र शांति के लिए शिक्षा के मुख्य कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत प्रकाशित किया था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 2010 में शांति के लिए शिक्षा राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र प्रकाशित किया था। उसके बाद शांति के लिए शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशन फॉर पीस। विद्यार्थियों के लिए शिक्षक आदर्श होते हैं। अगर शिक्षक का शांति के प्रति रुझान नहीं है तो वह अनजाने में हिंसा का दुष्प्रचार करने में भूमिका निभाते हैं। यह कथन है कि जो मैं जानता हूँ वही पढ़ाता हूँ और जो मैं हूँ वही सिखाता हूँ। शिक्षक का पहला उत्तरदायित्व तो विद्यार्थियों को एक अच्छा व्यक्ति बनने में सहायता करना है और अपनी क्षमताओं का संपूर्ण प्रयोग करने के लिए उत्साहित करना है। ऐसा सिर्फ उसके हित में ही नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए भी है। शिक्षक की तुलना माली से की जाती है क्योंकि वह माली की भांति ही ज्ञान और अच्छे संस्कारों रूपी बीज बोता है। उसे ममत्व और करुणा रूपी ज्ञान पानी से सींचता है और अज्ञानता रूपी खरपतवार को हटाता है। अच्छे शिक्षक शांति मूल्यों के आदर्श होते हैं, जैसे इनमें सुनने की कला, गलती को पहचानने और उसे सही करने की विनम्रता होती है। ये अपने द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं, चिंताओं को साझा करते हैं और मतभेदों से परे एक दूसरे की समस्याओं को हल करते हैं। ऐसे शिक्षक यदि शांति का उपदेश ना भी दे तो अपने हाव भाव से शांति के लिए शिक्षा देते प्रतीत होते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 2010 में ऐसा कहा, जो शिक्षक कक्षा में बच्चों पर मार पिटाई के जरिए अनुशासन थोपता है वह समस्या को हल करने की रणनीति के रूप में हिंसा को ही अनुकरणीय बना देता है। कक्षा में सकारात्मक वातावरण कायम करने में शिक्षक की भूमिका सर्वोच्च होती है। समाज में बच्चों को ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता का स्रोत माना जाता है। बच्चे तभी शांति एवं संस्कारों को सीख पाएंगे जब उनके शिक्षक व्यवहारतः आदर्श के रूप में इनको पेश करें। अगर शिक्षक के कथनी एवं करनी में अंतर बेमेल निकली तो विद्यार्थी उसी का अनुकरण करेंगे जो व्यवहारतः किया गया है। शिक्षक को विद्यार्थियों को शांति के लिए शिक्षा देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक स्वयं के व्यवहार में आदर्श एवं संस्कार लाए। शिक्षक कक्षा में अनुशासन हेतु बच्चों पर दमनात्मक कार्यवाही ना करे। शिक्षक अपनी कथनी एवं करने में अंतर ना करे। शिक्षक को बच्चों के ऊपर अपने व्यवहार के प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए। शिक्षक को वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह अपने विद्यार्थियों में देखना चाहता है। शिक्षक को बच्चों में सकारात्मक भावनाएं एवं अनुभव जगाने चाहिए। शिक्षक को बच्चों में संस्कारों को प्रयोग में लाने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। शिक्षक उचित शब्दों एवं मुद्राओं की सहायता से यह प्रदर्शित करे कि द्वंद्वों का हल शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए। शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने वाली शिक्षा में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। शांति के लिए शिक्षा में काफ़ी कुछ इस पर निर्भर करता है कि शिक्षक खुद शांति के लिए कितना प्रेरित एवं उत्साहित है। शिक्षक को शांति के अवसरों के प्रति सजग रहना होगा और रचनात्मक तरीके से उनकी पूरी पाठ्यचर्या में विनियोग करना होगा। जो शिक्षक या तो आक्रामक है या फिर जिन्हें शांति की संस्कृति से कोई मतलब नहीं है और जो अध्यापन को सिर्फ सूचना के गोदाम में के रूप में देखते हैं, वे उस अवसर से वंचित रहेंगे जो प्रत्येक अध्याय और अनुभव स्कूल में शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में उपलब्ध करता है। बच्चों में शांति की संस्कृति को विकसित करने के उपाय, स्ट्रेटजीज टू डेवलप पीस इन चिल्ड्रन। बच्चों में शांति की संस्कृति को विकसित करने के उपाय, जैसा कि गांधी जी का कहना है कि अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत बच्चों से ही करनी होगी।
क्योंकि बच्चों को ही भविष्य में राष्ट्र का निर्माण करना है। अतः अगर उनमें बचपन से ही शांति प्रिय एवं अहिंसावादी रहने की आदत पड़ जाती है तो वे अपने समाज एवं राष्ट्र को वैसा देखना चाहेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को बचपन से शांति एवं अहिंसा का केवल पाठ ही न पढ़ाया जाए, बल्कि उनमें शांति एवं अहिंसा से संबंधित क्रियाओं को करवाया जाए, क्योंकि बच्चों की आदत है कि सलाह या उपदेश पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन क्रियाओं को आनंद पूर्वक करते हैं। प्रश्न, कहानियाँ, दंत कथाएँ, खेल, प्रयोगात्मक चर्चाएँ, संवादों, मूल्य स्पष्टीकरण, उदाहरण, समानुपात, रूपक और स्वांग सरीखे उपकरण, शिक्षण अधिगम के जरिए बच्चों में शांति संस्कृति को विकसित किया जा सकता है। बच्चों में शांति संस्कृति विकसित करने हेतु कुछ क्रियाओं को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 2010 में प्रकाशित किया। शांति के लिए शिक्षा राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र में दिया है, जो निम्नलिखित है। बच्चों से उन विभिन्न तरीकों का प्रदर्शन करने को कहना जो कोई घर या विद्यालय में बुजुर्गों का सम्मान देने के लिए करता है। बच्चों से सहयोग शब्द का अर्थ विभिन्न तरीकों से व्यक्त करवाना। बच्चों को यह बतलाना कि गुस्से से दूसरों के साथ खुद का नुकसान कैसे होता है। बच्चों के समक्ष विरोधाभास को व्याख्यायित करना, जैसे कि हर कोई शांतिपूर्ण संसार चाहता है लेकिन संसार ऐसा नहीं है। क्यों? उन कारकों या बाधाओं का वर्णन करें जो शांति की राह में आते हैं। शांति संदेश के साथ अधूरी कहानी को विभिन्न तरीकों से पूर्ण करना। विकलांग व्यक्ति के प्रति मदद करने वाले और ख्याल रखने वाले भाव, तरीके, मुद्राओं का प्रदर्शन बच्चों के समक्ष करना। तस्वीर पर आधारित कहानी, कविता, विचार को चार्ट पर प्रदर्शित करना जिससे बच्चों को नैतिक संकेत दिया जा सके। दूसरों के प्रति संवेदनशील, सहनशील होने पर बालकों से कहानी या कविता लिखने को कहना। टीम वर्क में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना। कुछ नियत अक्षरों की मदद से विभिन्न मूल्य संबंधी शब्दों का निर्माण करवाना, जैसे ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जैसी विशेषताएं। उनके बीच नया संबंध बनाना। दो दोस्तों के बीच गलतफहमी को लेकर पत्र लिखवाना। किसी को नीचा दिखाए बिना समस्या का समाधान प्रस्तुत करना। हिंसा के शिकार लोगों की दुर्दशा में अपने होने की कल्पना करना। उदाहरण के तौर पर आप किसी को रिश्वत दे रहे हैं, आपको शर्मसार किया गया, किसी का जीवन खतरे में है, इस भय में जीना आदि। बच्चों को पीड़ित होने का अर्थ उदाहरण के माध्यम से समझाना। समुदाय या इलाकों की कुछ समस्याओं को बताकर उसको शांतिपूर्ण हल करने का उपाय बताना। अनाथ अथवा गरीब बच्चों की मदद के लिए विभिन्न उपायों को सोचने के लिए प्रेरित करना। अनाथालय एवं वृद्धाश्रम का निर्माण भ्रमण करवाना, जिससे बालक समाज की इस तबके के अकेलेपन, दर्द और मजबूरी को महसूस कर सके। उन टीवी कार्यक्रमों, फिल्म शो को दिखाना जिनमें मानव जाति के लिए प्यार और चिंता समाहित हो। चुनिंदा विषयों पर टकराव समाधान सत्र का आयोजन करवाना। हिंसा से जुड़ी समस्याओं से बालक को अवगत कराना, जिससे कक्षा के अन्य विद्यार्थी भी भय और चिंता से निपटने की रणनीति समझ सके। अभ्यास प्रश्न, अगर शिक्षक का शांति के प्रति रुझान नहीं है तो वह अनजाने में हिंसा का दुष्प्रचार करने में भूमिका निभाते हैं। सत्य। उसके बाद है, बच्चों को कहानी के माध्यम से शांति संस्कृत विकसित नहीं किया जा सकता। यह असत्य है। बच्चों को कहानी के माध्यम से शांति संस्कृत विकसित किया जा सकता है। तो 11 का हो जाएगा सत्य और 12 का हो जाएगा असत्य। अगर शिक्षक का शांति के प्रति रुझान नहीं है तो वह अनजाने में हिंसा का दुष्प्रचार करने में भूमिका निभाते हैं। हाँ, क्योंकि अगर उसका शांति के प्रति रुझान नहीं है तो वो खलबली मचाएगा या कुछ उच्छृंखलता जैसे कार्य करेंगे जो शांति के खिलाफ हैं। तो इस तरीके से जो है हिंसा का दुष्प्रचार करने में उनकी भूमिका हो जाएगी। तो ये सत्य है। उसके बाद 12 है, बच्चों को कहानी के माध्यम से शांति संस्कृत विकसित नहीं किया जा सकता। जरूर किया जा सकता है। यहाँ दिया हुआ है कि तस्वीर पर आधारित कहानी, कविता, विचार को चार्ट पर प्रदर्शित करना, जिससे बच्चों को नैतिक संकेत दिया जा सके।
उसके बाद सारांश। इस इकाई में हमने लर्निंग द ट्रेजर विद इन रिपोर्ट में दी गई अधिगम के 4 स्तंभों जो हैं जानने के लिए अधिगम, करने के लिए अधिगम, एक साथ जीने के लिए अधिगम एवं होने के लिए अधिगम की चर्चा की। संक्षेप में इन 4 स्तंभों का मूल भाव है जानने के लिए अधिगम को हम दूसरे शब्दों में ज्ञान योग कहते हैं, जिसका तात्पर्य है अच्छे विचार एवं ज्ञान जहाँ से भी मिले ग्रहण करना चाहिए। करने के लिए अधिगम को हम दूसरे शब्दों में कर्म योग भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य है शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो हमको इस योग्य बना सके ताकि हम अपने जीवन में कुछ कार्य कर सकें। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को यह सिखा सके कि कैसे विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ, जिनका रंग रूप रहन सहन खान पान अलग अलग हो, के साथ मित्रता पूर्वक रहा जा सके। यही एक साथ जीने के लिए अधिगम है। आदिकाल से ही मानव 2 प्रकार का जीवन व्यतीत करता रहा है, पहला व्यक्तिगत तथा एकांत जीवन एवं दूसरा सामूहिक जीवन। व्यक्तिगत जीवन में ना कोई आमोद प्रमोद था और ना किसी प्रकार का आकर्षण ही था, परंतु सामूहिक जीवन उत्साह, आमोद प्रमोद और आकर्षण से परिपूर्ण था। विद्यालय भी एक समूह है जहाँ पर छात्र सामूहिक जीवन के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। वहाँ का सामाजिक वातावरण छात्रों के व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है। यूनेस्को 1974 की रिपोर्ट के अनुसार अहिंसा, आपसी समझौते एवं दूसरे व्यक्तियों के सम्मान हेतु बालक को शांति एवं मानवाधिकार की शिक्षा देना आवश्यक है। शांति शिक्षा समाज एवं व्यक्ति को परिवर्तित करने के लिए होती है ताकि वे किसी भी तनाव का निवारण शांतिपूर्ण ढंग से कर सके। यूनिसेफ 1999 के अनुसार शांति शिक्षा से तात्पर्य बच्चों, युवाओं एवं वयस्कों में आवश्यक व्यवहार परिवर्तन हेतु ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति एवं मूल्यों को विकसित करने की प्रक्रिया से है ताकि वे व्यक्तिगत, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव एवं हिंसा को रोक सके, तनाव का निवारण शांतिपूर्ण कर सके तथा शांति हेतु सहायक स्थिति बना सके। शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने वाली शिक्षा में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। शांति के लिए शिक्षा में काफ़ी कुछ इस पर निर्भर करता है कि शिक्षक खुद शांति के लिए कितने प्रेरित एवं उत्साहित है। शब्दावली। अधिगम के 4 स्तंभ जानने के लिए अधिगम, लर्निंग टू नो, करने के लिए अधिगम, लर्निंग टू डू, एक साथ जीने के लिए अधिगम, लर्निंग टू लिव टुगेदर तथा होने के लिए अधिगम, लर्निंग टू बी। सामूहिक जीवन क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर समूह का निर्माण करते हैं। समूह की प्राथमिक इकाई परिवार होता है, जिसका निर्माण माता पिता एवं बच्चों से होता है। समान विचार एवं समान पूर्वजों वाले परिवार से मिलकर कुल या गोत्र का निर्माण होता है। व्यक्ति अपना सामूहिक जीवन इसी में व्यतीत करता है। शांति शिक्षा क्या है? शांति शिक्षा से तात्पर्य बच्चों, युवाओं एवं वयस्कों में आवश्यक व्यवहार परिवर्तन हेतु ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति एवं मूल्यों को विकसित करने की प्रक्रिया से है ताकि वे व्यक्तिगत, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव एवं हिंसा को रोक सके, तनाव का निवारण शांतिपूर्ण कर सके तथा शांति हेतु सहायक स्थिति बना सके। अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। निबंधनात्मक प्रश्न करते हैं। 6 निबंधनात्मक प्रश्न हैं। अधिगम के 4 स्तंभों की व्याख्या कीजिए। बच्चों को एक साथ जीना सिखाने में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। सामूहिक जीवन से आप क्या समझते हैं? एक साथ जीवन व्यतीत करने में व्यक्ति को क्या लाभ होता है? शांति के लिए शिक्षा से आप क्या समझते हैं? किसी तनाव के शांतिपूर्ण निवारण में शिक्षा के योगदान की चर्चा उदाहरण के माध्यम से कीजिए। तो अधिगम की 4 स्तंभ देखते हैं। अधिगम के 4 स्तंभ है जानने के लिए अधिगम, करने के लिए अधिगम, जीने के लिए अधिगम और रहने के लिए अधिगम। जैसे अधिगम के 4 स्तंभ हैं। जानने के लिए अधिगम। जानने के लिए अधिगम को हम एक दूसरे शब्दों में ज्ञान योग भी कह सकते हैं, जिसका तात्पर्य अच्छे विचार एवं ज्ञान जहाँ से भी मिले ग्रहण करना चाहिए।
उसके बाद दूसरा है करने के लिए अधिगम, लर्निंग टू डू। करने के लिए अधिगम को हम दूसरे शब्दों में कर्म योग भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य है शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो हमको इस योग्य बना सके ताकि हम अपने जीवन में कुछ कार्य कर सकें। तीसरा है एक साथ जीने के लिए अधिगम, तो लर्निंग टू लिव टुगेदर। जो बातें हमारे यहाँ वर्षों से कही जा रही है कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी दुनिया एक ही परिवार है, वही बात आज के वर्तमान समय में विश्व के सभी लोग कर रहे हैं। अतः इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को यह सिखा सके कि कैसे विभिन्न प्रकार के लोगों से के साथ, जिनका रंग रूप रहन सहन खान पान अलग अलग हो, के साथ मित्रता पूर्वक रहा जा सके। तो यही एक साथ जीने के लिए अधिगम है। चौथा है होने के लिए अधिगम, लर्निंग टू बी। होने के लिए अधिगम से तात्पर्य अपनी आंतरिक प्रतिभा को पहचानना तथा उस प्रतिभा को विकसित करना है। होने के लिए अधिगम व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के व्यक्तिगत विकास पर बल देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करता है। उसके बाद था बच्चों को एक साथ जीना सिखाने में शिक्षा की भूमिका। तो यहाँ से अधिगम से तात्पर्य है कि अधिगम ऐसी हो जो बच्चों को एक समाज में एक साथ भाईचारे के साथ रहना सिखा सके। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाए जो उनको विभिन्न प्रकार के लोगों, जिनका खान पान रहन सहन पहनावा इत्यादि अलग अलग हो, के साथ भाईचारे पूर्वक रहा जा सके। तो बच्चों को एक साथ जीना सिखाने में शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों को बचपन से ही कहानी, कविता इत्यादि के माध्यम से मूल्यों की शिक्षा दी जाए, ये सारी बातें। उसके बाद था तीसरा क्वेश्चन, सामूहिक जीवन क्या है। तो सामूहिक जीवन से तात्पर्य सामूहिक जीवन वह है जिसमें व्यक्ति समूह में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास करता है। समूह में रहकर ही व्यक्ति समूह के प्रति अपने कर्तव्यों को समझता है। समाज में कई समूह होने के कारण व्यक्ति कई समूहों का सदस्य भी होता है। समाज में पाए जाने वाले विभिन्न समूहों में से कुछ समूह रक्त से संबंधित होते हैं तो कुछ व्यापार, व्यवसाय या अन्य उद्देश्यों के आधार पर बन जाते हैं। इन समूहों का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर तथा व्यक्ति के व्यवहार का प्रभाव इन समूहों पर पड़ता है। विद्यालय भी एक समूह है जहाँ पर छात्र सामूहिक जीवन के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सामूहिक जीवन जो है समूह में रहकर या समूह में एक साथ जीवन यापन करने की कला है। सामूहिक जीवन उत्साह, आमोद प्रमोद और आकर्षण से परिपूर्ण होता है, जबकि व्यक्तिगत जीवन में कोई आमोद प्रमोद और किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होता है। तो हम लोगों ने जाना सामूहिक जीवन से क्या समझते हैं, बच्चों को एक साथ जीना सिखाने में शिक्षा की भूमिका, अधिगम के 4 स्तंभ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साथ जीवन व्यतीत करने में व्यक्ति को क्या लाभ होता है। तो सामूहिक जीवन के लाभ बता सकते हैं। शांति के लिए शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ से सामूहिक जीवन के लाभ, जैसे सामूहिक जीवन से बालक में एकांत की निरस्ता नहीं रहती है। सामूहिक जीवन से बालक में सहयोग की भावना विकसित होती है। सामूहिक जीवन से बालक में भाईचारे की भावना का विकास होता है। सामूहिक जीवन में ही बालक अनुकरण करना सीखता है। सामूहिक जीवन से बालक को भविष्य में आगे बढ़ने की प्रतिद्वंद्विता की भावना विकसित होता है। उसके बाद प्रेम करना, दया करना भी सीखता है। नैतिकता का पाठ सीखता है। संस्कृति एवं मूल्यों को समझता है। साझा करने की आदत विकसित होती है। धैर्य क्षमता विकसित होती है। ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और बड़े छोटों सामाजिक कौशलों का निर्माण होता है। उत्तरदायित्व को समझते हैं। अनुशासन की भावना विकसित होती है। सदुपयोग एवं अन्य सदस्यों के साथ खेल कूद अच्छी प्रकार से कर लेता है। खाली समय का सदुपयोग करते हैं। सामूहिक जीवन से बालक कर्तव्यों को सीखता है। तो सामूहिक जीवन के ये सारे लाभ हैं। उसके बाद
शांतिपूर्ण शिक्षा का क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए शिक्षा से आप क्या समझते हैं? किसी तनाव के शांतिपूर्ण निवारण में शिक्षा के योगदान की चर्चा उदाहरण के माध्यम से कीजिए। शांति के लिए शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शांति के लिए शिक्षा। शांति के लिए शिक्षा से तात्पर्य, अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत बच्चों से ही करनी चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी का कथन था। वही मारिया मोंटेसरी कहती है कि सारी शिक्षा शांति के लिए ही है। इन दो शिक्षा शास्त्रियों के कथन से यह पता चलता है कि शांति के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में शांति के प्रति झुकाव पैदा करना, विद्यार्थियों के भीतर उन सामाजिक कौशलों और अभिरुचियों का पोषण जो दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीने के लिए जरूरी है। शांति के लिए शिक्षा में मूल्य शिक्षा भी समाहित है, लेकिन दोनों एक ही नहीं है। तो यहाँ से बता सकते हैं शांति के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है। बच्चों में शांति की संस्कृति को विकसित करने के उपाय, प्रश्न, कहानियाँ, दंत कथाएँ, खेल, प्रयोगात्मक चर्चाएँ, संवादों, मूल्य स्पष्टीकरण, उदाहरण, समानुपात, रूपक और समांग सरीखे उपकरण, शिक्षण अधिगम के जरिए बच्चों में शांति संस्कृति को विकसित किया जा सकता है। जैसे समुदाय या इलाकों की कुछ समस्याओं को बताकर उसको शांतिपूर्ण हल करने का उपाय बताना। तो किसी तनाव के शांतिपूर्ण निवारण में शिक्षा के योगदान की चर्चा उदाहरण के माध्यम से कीजिए। तो इसे हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे समाज में कोई घटना घटित होती है तो अगर बच्चे के सामने वो घटना प्रस्तुत की जाती है तो बच्चे उस पर पहले तो मूल्य विचार प्रस्तुत करते हैं, फिर उस पर शोध करते हैं और सोचते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। उसके द्वारा शांतिपूर्ण उसे हल करने का, बातचीत करके सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक तरह से शिक्षा में योगदान, शांतिपूर्ण शिक्षा का ही योगदान है कि किसी तनाव को शांतिपूर्ण ढंग से किस प्रकार निवारण किया जा सकता है। तो ये सारी बातें